जो भी सिनेरियोज पाकिस्तान के चल रहे हैं, पहले तो हम ये बोलते थे कि हमारे मुस्लिम ममालिक हमारे साथ खड़े हैं, सऊदी हमारे साथ खड़ा है, दुबई हमारे साथ खड़ा है, तुर्की हमारा साथ देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी यूएई ने भी पाकिस्तान के 24 शहरों को बैन कर दिया है, वीजा नहीं मिलेगा। सऊदिया ने भी लोन देने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। तुर्की ने भी अब हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया है। तो ये हमारे मुस्लिम ममालिक को तो हमारा किसी भी हाल में साथ देना चाहिए था ना। ये क्यों पाकिस्तान से हटकर हमें सिर्फ प्रॉपरली इनका जो ध्यान है वो भारत की जानिब देखने को मिल रहा है। बात यह है कि ये हमारी अपना एक फिक्सेशन है कि मुस्लिम ममालिक कोई इम्मा के ख्याल रखते हैं। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को परसू करता है, बिल्कुल। हमेशा से यही हुआ है। ये उम्मा वाला जो है ना डिलूजन, ये भी एक प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तानियों के लिए। आप ये देखें कि चार चार जनरेशन पाकिस्तानियों की सऊदी अरेबिया में और ये इन मुल्कों में रही हैं, उनको सिटीजनशिप मिली है। तो कहाँ है उम्मा? वेयर इज द उम्मा? बाय द वे, हम स्वीडन में जब रहते हैं तो अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएं तो 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद आप अगर चाहें तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और अगर लोग आपको सपोर्ट करें तो आप पार्लियामेंट में आ सकते हैं। तो कि अंदर जो इन्फ्लुएंशियल रेट है, जो पॉवर्टी है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ उसने कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अभी तो 5वीं है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर दूसरी तीसरी बन सकता है। क्या कहेंगे कि एक ही मुल्क से आज़ाद हुए, उनसे आज़ादी ली, उनसे अलग हुए, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये हालात कब तक चलेंगे? ये हालात हमेशा ही ऐसे रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जब तक आप अपने घर का सिस्टम चला लें, आपकी इनकम कम है, अखराजात आपके ज़्यादा हैं, तो कभी भी आप ना कर्जे उतार सकते हैं, ना आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। वर्ल्ड बैंक IMF ने कभी नहीं कहा आपको कि आप टैक्स लगाएं। वो कहते हैं आपके जो अनडेवलप अखराजात हैं वो 3600 अरब हैं, इनको आप 600 पे लेके आएँ, 3000 अरब आप अखराजात कम करें, वही आप सूद दें, वही आप अपना कर्जा कम करें, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो सकता। कनाडा जैसे मुल्क में 84 गाड़ियाँ हैं टोटल सरकारी। यहाँ हमारे पाकिस्तान में 6.5 लाख गाड़ियाँ हैं, और सिर्फ 45,000 गाड़ियाँ जो है ना वो सिर्फ इस्लामाबाद में हैं। उसके ड्राइवर, उसका पेट्रोल, उसका मेंटेनेंस का आप अखराजात कर लें। ये शाही अखराजात जब तक आप काम नहीं करेंगे, ये मुल्क ना कभी तरक्की कर सकता है, ना करेगा। ये सिर्फ आस है, वो आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ना इमरान खान ने खर्चे कम किए थे, ना नवाज शरीफ करेगा, कोई भी आजा नहीं करेगा। हमारी ये मजबूरी है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे में तो जब वो गए मीटिंग्स के लिए तो उनके साथ कोई मिला नहीं। एर्दोगान ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, मीटिंग नहीं की उनके साथ और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि क्यों पाकिस्तान को इतना लाइट लिया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्योंकि अपना मिस्टर काकड़ इज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में जो आजकल का नॉर्म बन गया है ना कि एक हुकूमत जो है उसको रिप्रेजेंट इलेक्टेड जो है एक गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो पाकिस्तान पूरा नहीं करता। और 76 साल हो गए अभी तक इन्होंने ये सीखा नहीं है कि ये दुनिया का नॉर्म है कि आपके पीछे अवाम की राय होनी चाहिए। और इनके साथ 5-6 और आदमी भी मैंने देखा है गए हुए थे। तो लोग कह रहे हैं ठीक ठाक खर्चा इनका वहाँ पे हो गया पाकिस्तान का, और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वो जनरल वो क्या असेंबली के अंदर वही बातें जो हमेशा हम करते हैं, कश्मीर और ये और वो, इन्होंने कर दी हैं। फिर इंडिया का जवाब आता है कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है किसी पे बात करने का। पाकिस्तान में जो इन्होंने माइनॉरिटीज़ का बुरा हाल किया हुआ है, पहले उसका ख्याल वो खुद करें। यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान का, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हर एक चीज़ का। सर मुंह तोड़ जवाब देना तो फिर एजुकेशन में दें, फिर उनके जो IT एक्सपोर्ट करके दें, चंद्रयान भेजकर उनको जवाब दें। उन्होंने चांद मिशन भेजा, वो भी सक्सेस हुआ। हर चीज़ में वो कामयाबी हासिल करते हुए जा रहे हैं डे बाय डे। दुनिया उनकी रिस्पेक्ट कर रही है। आप देखेंगे तो G20 की मीटिंग वहाँ पर हुई, वर्ल्ड के लीडर सारे वहाँ पर हैं। तो क्या वाकई में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? किसी सूरत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं 92 में दुबई में काम करता था। उस वक्त 5% इंडियन थे, 95% पाकिस्तानी थे। अब सूरत ये है कि वहाँ 5% पाकिस्तानी है, 95% इंडियन है।
और उन्होंने काम चावल का काम हमारे चावल लेके और अपना लगा के ब्रांड लगा के बेचे हैं। आज पाकिस्तान का नाम नहीं है चावलों में, सिर्फ इंडिया का नाम है, क्योंकि वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, अपने आप से सिंसियर हैं, बिजनेस से सिंसियर हैं। हम हर काम में फ्रॉडी 2 नंबर हैं। क्या कोई वजह तो होगी कि पाकिस्तान के चावल अच्छे भी है थे? हमारे कहा जाता था कि हमारी जो ज़मीन के जरखेज़, जो ज़मीन तो खैर हमारे एक ही बॉर्डर का फासला, एक ही ज़मीन है इंडिया और पाकिस्तान की, हमारे चावल की वैल्यू ज़्यादा क्यों थी उस टाइम? हमारा एक जो कर्नल चावल था वो दुनिया का बेहतरीन चावल था, उसकी ग्रोथ अच्छी थी। ये तो बात नहीं आप कह सकते कि चावल भी कर्नल था हमारा जी, कर्नल चावल था। कर्नल जनरल स्टोर होते हैं, कर्नल चावल होते हैं, कर्नल जनरल मोटर होती है, यही कुछ है। जनरल कर्नल से हम कभी निकल नहीं सके। हाँ। उनकी इंटेलेक्चुअल सोच है। जाहिर है एक बहुत बड़ी लॉबी इंडिया में तो इसीलिए खुश होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें होती हैं उनको अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने वहां जाके ये वाला पोस्चर नहीं लिया, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ भी एक हाथ हो गया है ना। उनको कहा गया था कि ये हम तोड़ेंगे इंडिया को और एक मिसाली मुल्क बनाएंगे मुसलमानों के लिए, ना मुसलमानों के लिए बना और माइनॉरिटीज का हमने बुरा हाल कर दिया। तो जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअली अवेयर लोग हैं वो उनको समझ आ जाती है मेरी बात की कि दोष अवाम से ज़्यादा हमारी रूलिंग क्लासेस का है। पाकिस्तान बना ही उस ज़माने में इसलिए था कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लैंड ओनिंग, उस पे इफेक्ट क्यों ना कोई ना हो। और वही हुआ है, इंडिया ने अपने लैंड रिफॉर्म करके एक मिडिल क्लास बहुत बड़ी बना ली है। हमने ना लैंड रिफॉर्म किया, ना इंडस्ट्री लगाई, और जो लगाई उसका सत्यानाश कर दिया और उसमें से भी कुछ नहीं निकला। कश्मीर का 1 इंच तो हम ले नहीं सके। तो पाकिस्तान की सारी पॉलिसीज़ जो है ना वो फेल हो गई हैं।